अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की इस खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत के तमाम गैर सरकारी मदारिस का सर्वे कराने का फैसला किया है, जिसके खिलाफ दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद के सरबराह महमूद मदनी की सरबराही में इजलास तहफ़्फ़ुज़ मदारिस मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में यूपी में 150 से ज़्यादा मदरसों के मोहतमिम शरीक हुए। जमीयत उलमा हिंद के सरबराह मौलाना महमूद मदनी ने इजलास के बारे में मालूमात फराहम करते हुए कहा कि इस मामले में हुकूमत से मुलाकात की जाएगी, फिर एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो मदरसों के मसले पर गौर करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम चाहे जितना भी सही हो, लेकिन अगर गलत तरीके से किया जाए तो उसे गलत ही कहा जाएगा। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मदरसों ने गुज़िश्ता 100 वर्षों के दौरान जो काम किया है वो बेमिसाल है, जबकि आज उन्हें गलत निगाह से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया में जिस तरह से मदरसों को पेश किया जा रहा है वो दोनों मज़ाहिब में दूरी पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि अंडरस्टैंड कीजिए, मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क के थे और इस मुल्क के ही रहेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर मसले पर मिल बैठकर तबादला ख्याल करना चाहिए। आज हुकूमत से मुलाकात की दरख्वास्त की जाएगी। हुकूमत को शक व शुबहात के बगैर काम करना चाहिए। जिस तरह से मामले को पेश किया जा रहा है वो गलत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मदरसों को बंद करना चाहती है। दारुल उलूम देवबंद अल मदारिस है। दिल्ली में 33,000 उलमा को शहीद किया गया और लाल किले के नजदीक सड़कों पर लटका दिया गया। दारुल उलूम देवबंद हुकूमत की मुखालिफत के लिए नहीं है। मुल्क के फिरका परस्त लोग चाहते हैं कि मुल्क में मदरसे ना रहें। हम आखिरी सांस तक मदरसों की बका के लिए जद्दोजहद करेंगे। आप किसी चीज को बहाना बनाकर बुलडोजर नहीं चला सकते। तो जैसे आंध्रा और तेलंगाना के रिजर्वेशन का मामला है, तो तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए का हिसाब फायदा हो रहा है अगर हम मालियात के हिसाब से देखें। जो बच्चों को एडमिशन मिलते हैं या नौकरियां मिले, नौकरियां कम और आला तालीम गांवों में दाखिले ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो वो दाखिले प्राइवेट में उन लोग कराने जाते हैं तो कितना खर्च होता है, बच रहा है जितने लोगों को उस रिजर्वेशन की वजह से वहां मौका मिल रहा है। आज की ये मीटिंग असल में मुख्तसर रखी गई। 20-50 लोग करेंगे और बहस करेंगे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये तो बड़ी क्षति हो गई, मीटिंग की नोयत बदल गई, ये सारी बातें कभी भी नहीं जा सकती। मैं अक्सर कहा था कि इसी तरह बिहार में बीजेपी को इख्तिदार से दूर करने के बाद नीतीश कुमार मिशन 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में पीर के रोज वो 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। पहले दिन ही उन्होंने अपोजिशन के 5 बड़े कायदीन से मुलाकात की। उनमें कांग्रेस MP राहुल गांधी, कर्नाटका के साबिक CM और JDS के कायद HD कुमारस्वामी, CPM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और NCP के सरबराह शरद पवार शामिल हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ग्रुप के और उड़ीसा के CM बीजू जनता दल के कायदीन से भी नीतीश कुमार की मुलाकात हो चुकी है। सियासी गलियारों में नीतीश के दिल्ली दौरे को अपोजिशन पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में बीजेपी से इख्तिदार अलायंस तोड़ने के बाद से ही नीतीश लगातार अपोजिशन कायदीन से राब्ते में आ रहे हैं। अगर नीतीश की कोशिशें कामयाब हो जाती हैं तो 2024 के इंतखाबात से पहले बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ साथ सभी मकामी यानी जो रीजनल पार्टीज हैं वो एक साथ आ सकती हैं। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश महागठबंधन बनाने की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। बिहार में सात पार्टियां एक लेकिन बाकी अन्य जगहों पर भी और पूरे देश में सब एकजुट हो जाए, तो इसी के लिए आज बातचीत जो हम लोग जब कहते हैं तो आगे की चीज है, कुछ करके बात की
आपने नीतीश जी को सुना, हमारा हार्दिक स्वागत है कि वो अब वापस फिर इस ऑफिस में आए और हम समझते हैं कि ये देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही बेहतर संकेत जो है वो दिया गया कि विपक्ष की पार्टियां उनके ऐलान मानते हैं, विपक्ष की पार्टियों को सबको इकट्ठा होकर आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना है। ये सब गलत बात है। देखिए हम नहीं, आप ये पूछ देते हैं, हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में, देखिए पहला टास्क है जैसे उन्होंने कहा कि सबको एकजुट करें, जो भारत के संविधान को और उसकी चरित्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, उसको जो बचाएंगे उसके आधार पर हम जो है आगे की बात सोचेंगे। पहले सबको हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे अपने अपने पार्टियां अपने अपने काम ही करेंगे। और बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है। नई दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर्स में आज बीजेपी की एक अहम मीटिंग हुई। इसमें पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अहम कायदीन के साथ उन 144 लोकसभा सीटों पर गौर फिक्र किया जिन्हें 2024 के आम इंतखाबात के मद्देनजर पार्टी के लिए मुश्किल माना जा रहा है। ये मीटिंग शाम 4:30 बजे शुरू हुई। इस मीटिंग में 25 मरकजी वुज़रा शामिल हुए। इनमें भूपेंद्र यादव, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, पुरुषोत्तम रूपाला, गजेंद्र सिंह शेखावत अहम है। जराये के मुताबिक इन वुज़रा को सौंपे गए 3 से 4 लोकसभा हलकों में उनकी जानिब से किए गए काम को लेकर रिपोर्ट्स पेश की गई। वहाँ पार्टी बूथ सतह पर अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है, साथ ही मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। इस मिशन में पार्टी की नज़र ख़ास तौर पर उन लोगों पर है जिन्हें मुख्तलिफ सेंट्रल स्कीम्स का फ़ायदा मिला है। पार्टी कायदीन ने कहा कि इस लाइन पर काम करना जारी रखा जाएगा, साथ ही पार्टी क़यादत की जानिब से दिए गए अहकाम पर भी अमल किया जाएगा। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अटूट और करीबी रिश्तों पर फ़ख्र का इजहार करते हुए आज कहा कि उनका मुल्क बांग्लादेश की जद्दोजहद आज़ादी में हिंदुस्तान के ताउन को कभी फरामोश नहीं कर सकता और इसीलिए उन्हें हर बार हिंदुस्तान आकर बहुत खुशी होती है। शेख हसीना ने राष्ट्रपति भवन के सहन में एक रस्मी इस्तकबाल के बाद मीडिया से मुख्तसर बातचीत में तबसरा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मुझे बांग्लादेश की जद्दोजहद आज़ादी में हिंदुस्तान का ताउन हमेशा याद रहता है। हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं और हम मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना का पुरतबाक इस्तकबाल किया। बादशाह मेहमान लीडर ने तीनों अफवाज के मुश्तरका दस्ते के गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इसके बाद शेख हसीना राजघाट गईं जहां उन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि पर खिराज अकीदत पेश किया। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और शेख हसीना के दरमियान 2 तरफा सरबराही मुलाकात हुई, जिसके बाद बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के मकसद से कई अहम माहिदों पर दस्तखत किए गए। उनका सुखद अनुभव है। एक ट्रस्टेड फ्रेंड, एक विश्वसनीय मित्र के रूप में हमेशा से वो भारत को देखती आई हैं। हैदराबाद हाउस से सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि आपसी रिश्तों को मजबूत। We have a video clip on 3 Government of India lines of credit projects. First is Khulna and Darshana Railway Line Project. Second is the Parvatipur-Konya Railway Line Project, for which consultancy contracts have been recently signed, thereby initiating the projects. And number 3 is the supply of road construction equipment and machinery, where over 1,000 pieces of equipment and machinery have been supplied to Bangladesh. Together we stand, together we grow. The profound and assured friendship between India and Bangladesh is reflected in their diverse developmental and economic cooperation. India has extended nearly $9.5 billion to Bangladesh in concessional loans and is taking up several connectivity projects. Khulna Darshana Rail Line Project. The Khulna Darshana Rail Line Project will boost Bangladesh's economy by improving rail connectivity on the Khulna-Dhaka, Khulna-Chilahari and Khulna-Rajshahi routes. It will also connect Mongla Port with Darshanagire, which would have a transformational impact on the movement of commodities such as fuel.
हमने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया, जो हमारी युवा पीढ़ियों के लिए रुचि रखती है। हम जलवायु परिवर्तन और सुंदरबन जैसी साझा धरोहर को संरक्षित रखने पर भी सहयोग जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, ऊर्जा की बढ़ती कीमतें इस समय सभी विकासशील देशों के लिए चुनौती पेश कर रही है। आज मैत्री थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट के अनावरण से बांग्लादेश में एफोर्डेबल बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। दोनों देशों के बीच पावर ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने पर भी उपयोगी बातचीत चल रही है। रूपशान नदी पर रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। यह ब्रिज भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत खुलना और मोंगला पोर्ट के बीच बनाई जा रही नई रेलवे लाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बांग्लादेश के रेलवे सिस्टम के विकास और विस्तार के लिए भारत हमेशा आभारी हूँ भारत के, और हमारा देश जब स्वाधीनता और जब लिबरेशन हुआ तो यहाँ के लोगों ने जैसा हमारा साथ थे, सपोर्ट की, और बहुत लोग उनका जितना कंट्रीब्यूशन है हम हमेशा इसको स्वागत करती हूँ और हम रियली आभारी हूँ। तो मेरे ओर से भारतवासी को हमारा शुभेच्छा, স্বাগতম। আমি একটু চেষ্টা করলাম হিন্দিতে বলতে, 6 বছর ছিলাম এখানে, একটু একটু শিখেছি, তো সেখান থেকে একটু বললাম যে আমার তরফ থেকে আমি ভারতবাসীকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, শুভকামনা জানাচ্ছি। আর সেই সাথে সাথে 71 সালে ভারতবাসী যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং সব ক্ষেত্রে আমরা তাদের সহযোগিতা পেয়েছি, সেজন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে, বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে, আমার পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। हमेशा इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कल यानी 7 सितंबर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होने जा रही है। यात्रा शुरू होने से कबल पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए उसके अगराज व मकासद बयान किए और बताया कि मुल्क के तमाम बाशिंदगान का इसमें शरीक होना क्यों ज़रूरी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत क्या है, क्या ये मुल्क मुत्तहिद नहीं है, क्या हम जोड़ रहे हैं? इसका जवाब यह है कि आप जैसे करोड़ों हमवतन बहुत मेहनत करते हैं, कोई अपने घर में काम कर रहा है, कोई ज़राअत का काम कर रहा है, कोई मजदूरी का काम कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, हर कोई मेहनत कर रहा है। हम मेहनत करके इस मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सियासी बहस हो रही है वो आपके सवालात पर नहीं हो रही है। आप जिन मसाइल और जद्दोजहद का सामना कर रहे हैं उन पर बात नहीं की जा रही है। आज भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्या है? क्या ये देश एकजुट नहीं है? आप क्या जोड़ रहे हैं? इसका जवाब ये है कि देखिए, आप जैसे करोड़ों देशवासी बहुत मेहनत करते हैं। कोई अपने घर में कर रहा है, कोई खेती में कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है। सब मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते हुए इस देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक चर्चा हो रही है वो आपके सवालों पे नहीं हो रही है। जिन समस्याओं से, जिन संघर्षों से आप जूझ रहे हैं उनके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। आज चर्चा एक अलग तरह की हो रही है। राजनीति नकारात्मक बन गई है। हम चाहते हैं कि अपनी इस यात्रा के द्वारा जितनी भी देश की आवाज़ें हैं जो चाहते हैं कि राजनीति, देश की जो गवर्नेंस हो, देश के जो नेता हो, वो उनकी समस्याओं की बात करें, उन आवाज़ों को जोड़कर हम एक मजबूत आवाज़ बनाना चाहते हैं इस देश में कि राजनीति को जनता की समस्याओं की बात करनी चाहिए। जो असली चर्चा है वो होनी चाहिए। इतनी महंगाई क्यों है
बेरोजगारी क्यों है। इसीलिए मैं चाहती हूँ और आज आपसे आग्रह कर रही हूँ कि आप सब जुड़े इस यात्रा में, कितने भी समय के लिए आप जुड़ सकें। आपके शहर में से निकल रही हो या आसपास से निकल रही हो, आइए, जुड़िए, क्योंकि ये एक सकारात्मक प्रयास है। इस देश की राजनीति में बहुत ज़रूरत है कि हम सब एकजुट हो जाएं और इस देश की मजबूती को आगे लाएं। कई लोगों ने मेरे से पूछा कि हम इस यात्रा से जुड़ कैसे सकते हैं। तो देखिए, हमारी एक वेबसाइट है www.bharatjodoyatra.in। इस पर पूरी जानकारी है कि यात्रा किस दिन कहां से गुजर रही है और किस तरह से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपके शहर या आपके इलाके से यात्रा गुजर रही है, आपके पास 1 घंटा हो या 1 दिन हो या कुछ समय हो, जितने लोग जुड़ सकें वो जुड़े, क्योंकि ये एक सकारात्मक चीज है और इसकी सोच अच्छी है, प्यार भरी है। इस देश को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें जुड़िएगा, देश को मजबूत बनाइएगा। अगर आप कोई कविता, स्लोगन या गाना बनाना चाहते हैं, उसे अपलोड करना चाहते हैं, तो #भारत जोड़ो यात्रा के साथ आप अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई कहानी हो एकजुटता की, या आप कुछ कहना चाहते हैं देश की एकता के बारे में, देश के भविष्य के बारे में, तो इसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी। आप सब इस हैशटैग का इस्तेमाल करें और हमारी वेब। आम आदमी पार्टी ने मंगल को कहा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी है। आम आदमी पार्टी के चीफ तर्जुमान और एमएलए सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ हफ्ते पहले सीबीआई ने सिसोदिया के घर पर 14 घंटे तक छापा मारा था। सीबीआई को उसमें कुछ नहीं मिला। इसके अलावा 6 घंटे तक पूछगछ की गई, जिसमें डिप्टी सीएम ने तमाम सवालों के जवाब दिए। सीबीआई ने अपने ही अफसर पर सिसोदिया को झूठा फंसाने के लिए दबाव बनाया। कई मीडिया हाउसेज ने शाया किया कि शराब केस की तहकीकात में शामिल सीबीआई अफसर ने खुदकशी कर ली। उस अफसर ने खुदकशी करी और सीबीआई ने इस बात से इनकार किया कि वो अफसर इस मामले में बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। कुछ हफ्तों पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के घर 14 घंटे तक रेड मारी, उसमें कुछ नहीं मिला। 6 घंटे तक पूछताछ की, सारे सवालों के जवाब मनीष जी ने सीबीआई को दिए, उसमें कुछ नहीं मिला। अपने ही अफसर के ऊपर सीबीआई ने इतना दबाव बनाया मनीष जी को झूठा फंसाने के लिए, जिसके बारे में कई वेब पोर्टल्स में छपा कि ऑफिसर हु वाज इन्वॉल्व्ड इन द सो कॉल्ड लिकर कंट्रोवर्सी कमिटेड सुसाइड। मैंने कल ट्विटर पे भी डाला, उस आदमी ने सुसाइड कर लिया, उस अफसर ने, और सीबीआई ने बाद में उसको डिसोन कर दिया कि वो अफसर तो इसमें काम ही नहीं करते थे, जबकि अखबारों के अंदर रिपोर्ट है और कई मीडिया चैनल्स पे उस दिन ये खबर चली जहां पे हमने देखा कि इसकी केस से जुड़े हुए, लिकर कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए अफसर ने सुसाइड किया, मगर इनको कुछ नहीं मिला। कल एक नकली स्टिंग लेके आए, लोगों ने खूब मजाक उड़ाया भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कुछ नहीं मिला। और आज हमें बताया गया मीडिया के माध्यम से कि कई जगहों पे ईडी की रेड है। अब हमें नहीं मालूम कि कहां पे रेड डाल रहे हैं, मगर इतना जरूर मालूम है कि सुबह सुबह कई टीवी चैनल मनीष सिसोदिया जी के घर पे स्टेशन थे। उनको ईडी के सोर्सेज ने बताया होगा कि भाई इनके यहां छापा मारना है। सुप्रीम कोर्ट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहफुजात, जिनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दिए जा रहे 4% मुस्लिम तहफुजात के मामले पर अब 13 सितंबर को सुनवाई होगी। मंगल के रोज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की सदारत वाली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि हम इस मामले में 5 दिन सुनवाई करेंगे। पहले हफ्ते में 3 दिन और दूसरे हफ्ते में 2 दिन। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने इस दौरान पिटीशन से कहा कि आप लोग दोबारा कोई भी फाइल सबमिट ना करें। महाराष्ट्र में सियासी बहरान के बीच एकनाथ शिंदे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से फौरी सुनवाई की गुहार लगाई। शिंदे ग्रुप की जानिब से वकील नीरज किशन कौल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा कि मामला 5 जजों की
दस्तूरी बेंच को दिया गया है, जिस वजह से इलेक्शन कमीशन अगला असली शिवसेना पर फैसला नहीं कर पा रहा है। सीजेआई यू ललित ने कहा कि चाशुंबे को बेंच बैठेगी, फिर देखते हैं। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की सुनवाई के बाद केस को दस्तूरी बेंच यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में ट्रांसफर कर दिया था। शिवसेना का तनाजा 20 जून से शुरू हुआ था, जब शिंदे की क़यादत में 20 एमएलए सूरत होते हुए गुवाहाटी चले गए थे। इसके बाद शिंदे ग्रुप ने शिवसेना के 55 में से 39 एमएलए के साथ होने का दावा किया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। कर्नाटका की दारुलहुकूमत और मुल्क का आईटी हब बेंगलुरु में जोरदार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। इतवार की रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद से ही सड़कों पर सैलाब जैसे हालात दिखाई देने लगे हैं और पीर और मंगल को जरूरी सफर के लिए लोगों को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। लगातार हो रही बारिश के सबब कई इलाकों में आबी जमाव के हालात पैदा हो गए और ट्रैफिक निजाम भी ठप है। ट्रैफिक निजाम ठप होने की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। ऐसे में कई आईटी और बड़ी कंपनियों ने अपने स्टाफ को घर से ही काम करने की इजाज़त दे दी। हालांकि कुछ लोगों को दफ्तर जाना पड़ रहा है और उसमें उन्हें काफ़ी मशक्क़तों का सामना है। मुश्किल हालात को देखते हुए स्कूलों और कॉलेजों में भी आज छुट्टी कर दी गई थी। बेंगलुरु के कई इलाकों में रहने वाले आईटी कंपनियों के मुलाजिमीन पीर और मंगल को ट्रैक्टर से अपने दफ्तर पहुंचे। शहर के उन आईटी पेशावरों के लिए ट्रैक्टर की सवारी करना पूरी तरह से एक नया तजुर्बा रहा। दारुलहुकूमत में कई झील, तालाब और नाले इस वक्त भरे हुए हैं और नशीबी इलाकों में मौजूद घरों में पानी घुस गया है। इससे मामूलात जिंदगी पूरी तरह दरहम बरहम है। आईटी फर्म में काम करने वाली एक खातून ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि हम दफ्तर से इतनी छुट्टी नहीं ले सकते, हमारा काम लगातार मुतासिर हो रहा है, हम ट्रैक्टर्स का इंतजाम कर रहे हैं और वो हमें 50 रुपए में छोड़ देते हैं। इस दरमियान कर्नाटका के वजीर आला बसवराज बोम्माई ने आईटी कंपनियों को बेंगलुरु में बारिश और आबी जमाव के सबब 225 करोड़ रुपए के मुमकिन नुकसान पर बातचीत करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि वो फोन करेंगे और रियासती दारुलहुकूमत में बारिश और आबी जमाव के सबब उन्हें हुए नुकसान और मुआवजे पर तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान में भी सैलाब ने तबाही मचा रखी है। अब तक 1300 से ज्यादा लोग लुक़्मा अजल बन चुके हैं और लाखों अफराद बेघर हैं। कुछ ममालिक पाकिस्तान की मदद के लिए आगे भी आए हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर पाकिस्तान की हालत संभलती दिखाई नहीं दे रही है। लोगों के लिए मुसीबतें कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं। सैलाब की खतरनाक सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान ने मंचार झील पर बने पुश्ते को तोड़ दिया है। ये झील मुल्क की सबसे बड़ी झील है, जिसे मीठे पानी की झील भी कहा जाता है। इस झील में पानी इतना ज्यादा भर गया था कि उसका किनारा फटने का खतरा पैदा हो गया था। ऐसे में जबरदस्त तबाही का अंदेशा पैदा हो गया था। बताया जाता है कि झील की आबी सतह खतरे के निशान को पार कर गई थी, जिसके सबब जुनूबी सिंध के 50 लाख लोगों पर खतरा मंडरा रहा था। झील तोड़ने की वजह से उसका पानी रिहायशी इलाकों में फैल गया और कमोबेश 1 लाख लोग दूसरी जगह मुंतकिल होने को मजबूर हुए। लखनऊ के होटल लेवाना में आतिशज़दी और 4 अफराद के हलाक होने के मामले में गिरफ्तार होटल मालिकीन राहुल अग्रवाल और रोहित अग्रवाल के अलावा जनरल मैनेजर को भी 14 रोज़ा अदालती तहवील में भेज दिया गया। हुकूमत ने होटल में हिफाजती इक़दाम के फुक़दान के पेश नज़र उसे मुनहदिम करने का हुक्म दिया है। कार हादसे में हलाक होने वाले टाटा सन्स के साबिक़ चेयरमैन साइरस मिस्त्री की आखिरी रसूमात मुंबई के वर्ली कब्रिस्तान में पारसी रिवायात के मुताबिक अदा की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी के रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुले और आकाश अंबानी समेत मुतअद्दिद अहम शख्सियात उन रसूमात में शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मंगल के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। फौज को एक इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी का इनपुट मिला था। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तलाशी के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। एडीजीपी कश्मीर ने बताया कि मारे गए दहशतगर्दों की पहचान दानिश भट्ट उर्फ कोकब दूरी और बशारत नबी के तौर पर हुई है। दोनों ममनुआ तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं। दोनों 9 अप्रैल 2021 को एक कत्ल की वारदात और दीगर वाक़यात में मुलविस ये दोनों बताए गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मंगल के रोज एक
बोसीदा मकान गिर गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग जख्मी हो गए। सभी जख्मियों को SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इत्तला पाकर पहुंची NDRF और पुलिस टीम रेस्क्यू का काम उसने अंजाम दिया। मामला हटिया चौराहे के पास का है। बताया जा रहा है कि मकान का छज्जा गिरने से लोग मलबे के नीचे दब गए जिससे उनकी मौत हो गई। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा और जख्मियों को मुफ्त इलाज करवाने का ऐलान किया। गाजियाबाद की एक सोसाइटी की लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। बच्चा लिफ्ट में रोता रहा, दर्द से कराहता रहा, लेकिन कुत्ते की मालकिन चुपचाप खड़ी देखती रही। राजनगर एक्सटेंशन में हुए इस वाकये के बाद पुलिस ने फायर दर्ज कर ली है। सोसाइटी के रेजिडेंट्स ने कहा कि लिफ्ट में पालतू कुत्तों को लाना लेके जाना बंद किया जाए। ये वाकया राजनगर एक्सटेंशन के चाम्स कैसल सोसाइटी की लिफ्ट में पीर की शाम करीब 6 बजे का है। 9 साल का बच्चा क्लास 4th में पढ़ता है। वो ट्यूशन पढ़कर घर लौटा था। लिफ्ट से फ्लैट में जाते वक्त एक खातून अपने पालतू कुत्ता लेकर लिफ्ट में घुस गई। कुत्ते से बचने के लिए बच्चा लिफ्ट में गेट की तरफ आता है। उसी दौरान कुत्ते ने उसकी जांघ को काट लिया। कुत्ते के काटने से बच्चे को इतना तेज दर्द होता है कि वो अपने पैर को जमीन पर भी नहीं रख पाता। इस दौरान खातून चुपचाप खड़ी देखती रहती है। उसने बच्चे से बात करने की या उसे समझाने की जरा भी कोशिश नहीं की। खातून जैसे ही अपना फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर निकलती है वैसे ही कुत्ता एक बार और बच्चे को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बच्चा बच जाता है। बच्चे की मां जयंकरा राव ने इस खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। डॉक्टर का पेशेंट को CPR देकर जान बचाने का वीडियो सामने आया है। ये वाकया महाराष्ट्र के कोल्हापुर का है, जहां ये पेशेंट डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए आया था। बात करते करते पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो बेहोश होने लगा। डॉक्टर अर्जुन आदिनायक ने फौरी पेशेंट के सीने पर प्रेशर दिया, जिससे चंद सेकंड में ही वो होश में आ गया। हिंदुस्तानी क्रिकेटर सुरेश रैना ने क्रिकेट की तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे लिए बाइस फख्र है कि मैंने मुल्क और रियासत उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी की। मैं BCCI, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन, चेन्नई सुपर किंग्स, राजीव शुक्ला और अपने तमाम मद्दाहों का उनकी हिमायत, मेरी काबिलियत पर यकीन करने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4,417 नए मामलों की तस्दीक की गई। इसी दौरान 6,032 मरीजों ने शिफायाबी हासिल की। मुल्क भर में फिलहाल कोरोना के 52,336 एक्टिव केसेस हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ने कोविड इन्फेक्शन से निपटने के लिए हिंदुस्तान में तैयार करदा नेजल वैक्सीन चैट 36 को मंजूरी दी है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने मंगल को एक ट्वीट में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि नाक में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन चैट 36 कोविड इन्फेक्शन के खिलाफ हिंदुस्तान की जद्दोजहद को तक़वियत पहुंचाएगी। लिज ट्रस ब्रिटेन की 56वीं वजीर आजम बन गई। मंगल के रोज स्कॉटलैंड के ब्लामरोल कैसल में क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। आमतौर पर यह प्रोग्राम लंदन के बकिंगहम पैलेस में होता है, लेकिन क्वीन इस वक्त स्कॉटलैंड में है। 96 साल की क्वीन खराब सेहत के चलते सफर नहीं कर पा रही थी, इसीलिए नए PM का हलफ लेने के लिए ये हलफ बर्दारी की तकरीब स्कॉटलैंड में हुई। इस मामले में खास बात यह है कि लिज ने उन्हें क्वीन एलिजाबेथ के सामने ओथ लिया, जिनका वो 1994 में खुली मुखालिफत कर चुकी हैं। ये भी काफ़ी दिलचस्प है कि क्वीन एलिजाबेथ ने अब तक 15 वज़राए आज़म को हलफ दिलाया है। अफ्रीका के बुर्किना फासो में बम ब्लास्ट में 35 शहरियों के मारे जाने की खबर है, जबकि 37 लोग जख्मी हुए। ये साहिली इलाका है। वहाँ के गवर्नर रोडेल्फो सार्गो ने बताया कि कई शहरी और कारोबारी फौज की गाड़ियों में बैठकर खरीदारी करने बुर्किना फासो की दारुल-हुकूमत ओगाडोगो जा रहे थे। इनमें से एक गाड़ी पर IED से हमला किया गया। कई और गाड़ियां भी इस हमले की चपेट में आ गई। मरने वालों में कई तलबा भी शामिल हैं जो अगले सेशन के लिए किताबें खरीदने निकले थे। बुर्किना फासो में पिछले 7 साल से बगावत जारी है। इसमें 2000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, जबकि 19 लाख लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।